नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मोहन पर मोहित शाह। जहां प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से एक अनकहा सवाल हर चर्चा के केंद्र में था कि क्या मोहन यादव केवल सत्ता का अंतरिम चेहरा है या फिर बीजेपी का स्थायी राजनीतिक फैसला। गुरुवार को ग्वालियर के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर न सिर्फ विराम लगाया बल्कि सत्ता की तस्वीर भी पूरी तरह साफ कर दी। शाह ने मोहन यादव की तारीफ करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि अब वही प्रदेश में बीजेपी का भविष्य है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या शाह के बयान के बाद जो वैकल्पिक शक्ति केंद्र बन रहे थे या बनने की जो गुंजाइश थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, और क्या अब गुटबाजी की चर्चा अभी समाप्त हो जाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजनीति में पिछले कई हफ्तों से एक सवाल लगातार उठ रहा था। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी की स्थायी पसंद है या फिर ये सिर्फ एक अंतरिम व्यवस्था है। लेकिन गुरुवार को ग्वालियर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर साफ और निर्णायक मोहर लगा दी। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में अमित शाह ने कहा कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से भी अधिक ऊर्जा के साथ राज्य के विकास में जुटे हैं। अब ये बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि बीजेपी नेतृत्व की ओर से एक स्पष्ट सत्ता संकेत है। संदेश बिल्कुल सीधा है कि प्रदेश में नेतृत्व को लेकर अब कोई दुविधा न रखी जाए। दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने। और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेताओं को लेकर बीते कुछ समय से अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं थीं, जिन्हें कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अमित शाह के इस बयान ने उन सभी अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है कि बीजेपी के भीतर संगठनात्मक संकट है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से देख रही है। देखिए, अमित शाह को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ करना पड़ी। उसके पीछे कारण यह है कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश में अकेले पड़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी उन्हें काम नहीं करने दे रही है और उनको केंद्रीय संरक्षण की जरूरत थी, जिसे अमित शाह ने आके पूरा किया। शाह का ग्वालियर से दिया गया बयान ये दर्शाता भी है कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति शिवराज बनाम मोहन के द्वंद्व से आगे बढ़ चुकी है। ये अब सत्ता के नियंत्रण और केंद्रीकरण की राजनीति है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को किनारे नहीं किया, या यूं कहें कि ग्वालियर के मंच से अमित शाह का बयान प्रदेश की राजनीति में एक स्पष्ट रेखा खींच देता है कि नेतृत्व तय है, दिशा तय है और सत्ता का केंद्र भी। अब यहाँ सवाल परिवर्तन का नहीं, निरंतरता और नियंत्रण का है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी, माफ कीजिए, रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और लगातार हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे लगातार बढ़ते जा रहे थे। हालांकि इसको इस बात से भी जोड़कर देखा गया था कि शायद निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कुछ होना है, लेकिन बीच बीच में कई ऐसे नेताओं की भी दिल्ली दौड़ हमने सुनी जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके साथ सरकार के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। लेकिन एक ऐसे कार्यक्रम में अमित शाह ने जो भाषण दिया है और मोहन यादव को लेकर जो संकेत दिए, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो कहा है अमित शाह जी ने वो लगभग सामान्य बात ही है। और एकाध इस विषय पर संभवतः अपन लोग एक बार और चर्चा कर चुके थे। तो कई बार मीडिया में या राजनीति में भ्रम फैलाने की राजनीति होती है। जैसे एक ताजा ही उदाहरण पिछले हफ्ते का ही बताऊं जी। एक वीडियो और एक आया कि साहब
परशुराम जी को लेकर के मोहन भागवत जी ने ये कहा। एक वीडियो आया कि राजस्थान में अरावली पर्वत को लेकर के ऐसा चल रहा, जबकि ये दोनों खबरें गलत थी। ठीक उसी प्रकार बहुत सारी चीजें राजनीति में भ्रम फैलाने की होती हैं। मोहन यादव जी को बदलने की संभावना अभी मुझे तुरंत में तो कोई कारण दिखता नहीं, फिर अगर हाईकमान उसको कुछ निर्णय ले ले तो बात अलग है। अब प्रश्न आता है मोहन यादव जी के, अमित शाह जी के भाषण जो ग्वालियर में उन्होंने दिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से शिवराज जी की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि बीमारू राज का टैग अगर हटाया तो शिवराज ने हटाया। तो स्वाभाविक रूप से गड्ढे में बाई जब कोई अगर चीज पड़ी हो उसको ऊपर निकालना और ऊपर निकाल करके दौड़ाना, तो गड्ढे में से निकालने का काम जो अमित शाह के भाषण का जो अंश था, उसका जो संदेश है कि गड्ढे में से निकालने का काम शिवराज ने किया और उसको अच्छा ऊंचाई देने का काम ज्यादा ऊर्जा के साथ मोहन यादव कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मोहन यादव जी के जो निर्णय हैं वो कई बार बहुआयामी हैं। विरासत को सहेजने से लेकर के विकास तक कई उन्होंने नवाचार किए हैं। और मैं समझता हूँ कृषि को लेकर के जो शिवराज जी ने नीतियां बनाई थी वो आधारभूत नीतियां थी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं जी। पहले गांव में यानी खाद का, बीज का और बोनी का जो पैसा मिलता था उस पर भी 16% 17% ब्याज लगता था और उस पर भी भी लग जाती थी, वो उन्होंने 0% किया। इसका गांव में आधारभूत बहुत परिवर्तन आया। और अभी ये जो इन्होंने अभी भावांतर लेकर के आए और जो एक बगिया माँ के नाम और डेयरी की जो योजना लेकर के आए मोहन यादव, मैं समझता हूँ इसका प्रभाव हमको आगे आने वाले कई दिनों में दिखेगा। फिर इसी तरीके से जो रुई को लेकर के जो धार जिले में जो पीएम पार्क बना, आपको अगर ध्यान हो मनोज जी, तो वो प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी धार में जब मित्र पार्क योजना के समय। तो मोटे तौर पर ये और खासतौर से सेमीकंडक्टर की जो यूनिट अपने यहाँ डल रहे हैं और वस्त्र को लेकर के, ये भारत से बाहर निर्यात की बात है। और फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 2047 का टारगेट रखा है, ठीक उसी प्रकार मोहन यादव जी ने भी टारगेट रखा। तो मैं समझता हूं उनके काम जो इस समय चल रहे हैं वो प्रशंसनीय काम है और उसकी प्रशंसा उन्होंने की है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई सारी अटकलों पे एक तरह से विराम लग गया है। निश्चित तौर पर मनोज जी, आप देखिए कि एक बात से वो कई संदेश दे गए, उस मंच से भी बहुत सारे संदेश दे गए। पहले तो वो ये कह गए, जो शर्मा जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने शिवराज जी की वो नहीं की, उन्होंने कहा ज़्यादा ऊर्जा से काम कर रहा है। बीमारू राज का जो टैग था उसको शिवराज जी ने निकाला, तो वो किसी की बुराई नहीं करके गए, लेकिन बहुत निश्चित तौर पर वो संदेश छुपे हुए हैं। वो संदेश एक तो गुटबाजी पर है। हमने देखा है कि ग्वालियर से किस तरह की खबरें आती थी कि सिंधिया जी बैठक ले रहे हैं, सांसद पहुंच नहीं रहे हैं उनके कार्यक्रम में, नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया के बीच में पटरी नहीं बैठ रही, ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी। उन्होंने सबको एक मंच पे लाए और एक साथ संदेश दे दिया और मोहन यादव की तारीफ करके वो बता गए कि जो अटकलें चल रही थी कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तमाम पे विराम लगा के चले गए वो, कि भाई नेतृत्व तो उनके हाथ में है, वो पूरी ऊर्जा से काम कर रहे हैं, दोगुनी ऊर्जा से काम कर रहे हैं, मतलब आपको स्वीकार करना पड़े। बिल्कुल, वो सबको एक मंच पर ले आए तो बाकी को एक संदेश दे गए कि आप देखिए कि पार्टी के छाते के नीचे सबको एक रहना पड़ेगा, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं चलेगी। तो एक तो वो नेतृत्व पर मोहर लगा गए, वो सारी अटकलों पर विराम दे गए, जो गुटबाजी चल रही थी, जो अटकलें चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, उनको वहां पे समाप्त करके चले गए। वो एक उनके दौरे ने बहुत सारे संदेश दे दिए। तो निश्चित तौर पर जो तो आप कह रहे थे दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं कुछ नेता, बहुत सारे नेता जो असंतुष्ट हैं, उन तमाम लोगों को वो संदेश देगा कि अभी जो आप कल्पना कर रहे हैं या जिस पर विचार भी कर रहे हैं या जो आपकी उम्मीदें हैं वो आप अब किनारे रख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, अभी ऐसा ही चलेगा। तो एक तो वो गुटबाजी को शांत कर गए, दूसरा ये बता गए हैं कि हाँ मध्य प्रदेश किस तरह से काम कर रहा है। जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि यदि शिवराज जी के नेतृत्व में काम, एक तरफ हम देख रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, वो किसान पुत्र कहलाते थे, उन्होंने किसानों की बड़ी चिंता की। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि मोहन यादव ने भी बहुत सारी विरासत की चिंता की, संस्कृति की चिंता की और शिक्षा की चिंता की और उद्योग की चिंता की। एक रीजनल उद्योग वर्ष ये वर्ष मनी रहा और अगला कृषि वर्ष बनने वाला है, कृषि कल्याण वर्ष की उसकी तारीफ करके गए वो, और पूरे जहां भाजपा के शासित राज्य हैं वहां अपनाने की। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से यदि उद्योग पर बात होती थी तो एक सिटी में हम देखते थे शिवराज जी ने भी कहीं लगातार, लेकिन वो इंदौर तक सीमित रहे। लेकिन जो मोहन यादव थे वो क्षेत्रीय कॉन्क्लेव करके उन्हें समुचित विकास की बात की कि पूरे मध्य प्रदेश का संतुलन हो, संतुलित विकास हो। तो इसकी तारीफ निश्चित तौर पर होना चाहिए कि भाई सागर क्यों पीछे रहे,
ग्वालियर क्यों पीछे रहे और बाकी के जो रीजन है वो क्यों पीछे रहे? सिर्फ इंदौर का, भोपाल का ही विकास क्यों? जबलपुर है, उज्जैन है, छोटी निश्चित छोटी तौर पर। जगह भी उन्होंने छोटे बड़े शहरों सब में की। और इसका एक संकेत वो दे गए, केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका समर्थन है अभी भी। ये नहीं है कि बाकी के लोग जो असंतुष्ट हैं, या जो हम जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपनी तकलीफ एक शायरी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। तो ये तकलीफें हैं नेताओं की, वो तकलीफें अभी किनारे रखेंगे तो मुझे लगता है कि साफ साफ वो स्पष्ट एक संदेश हो गया अमित शाह के आने से कि मध्य प्रदेश में जो चल रहा है बेहतर चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। अभी ना कोई परिवर्तन की संभावना है, ना कोई और अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमारी पसंद है तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, नहीं कि तो वो काम करके दिखा रहे हैं। हमने देखा कि नहीं, इससे पहले किस तरह की बातें आ रही थी। आप देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट में किस तरह की बात कर रहे थे, सड़कों को लेकर किस तरह की बात हो रही थी। वो तमाम चीजों पर इस दौरे से मुझे लगता है कि वो विराम लगाकर चले गए। शर्मा जी, विराम तो लग गया है, लेकिन अब वो नेता जो कई सारे ऐसे थे कि जो कांग्रेस से आए हुए हैं, जो बीजेपी के बड़े बड़े छत्रप थे, उनकी कसमसाहट कभी कभी मौके बे मौके पे दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली तक उनमें से कई गए भी होंगे। कल भी खबर आई थी कि जब इस कार्यक्रम के पहले अमित शाह ने जो बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ नाश्ता किया था, उसमें कैलाश विजयवर्गीय और तमाम सारे नेता मौजूद थे। तो एक संदेश तो उन्होंने वहाँ भी दे दिया होगा और उसके बाद एक स्पष्ट मंच से भी संदेश दे दिया कि जिनको अगर ये गलत फहमी हो कि वो नेताओं को भी संदेश देकर उसको शांत करने का प्रयास है, नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बता दिया है कि आला कमान की पसंद क्या है और हम क्या चाहते हैं। इसलिए बाकी अब जो है वो चुपचाप अपना जिसको जो काम सौंपा है वो काम करे। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, संगठन ने ये संदेश भाजपा में कई बार दिया है कि जिसको जो काम सौंपा जा रहा है वो काम करे। अब जहां तक सवाल गुटबाजी का आता है, तो भाजपा में दो तरह की हमको छवि दिखती है। एक तो छवि जो लोग कांग्रेस से आए हैं वो, और एक कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर जो पुराने अपने कैडर के नेता हैं वो। जैसे भाजपा के हम कैडर के नेता पुराने लोगों में देखेंगे तो उसमें हम नरेंद्र सिंह तोमर जी को ले सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को ले सकते हैं, प्रहलाद पटेल को ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे छत्रप हैं जो कहीं ना कहीं अजय बिश्नोई है, कमल पटेल, एक लंबी फहरिस्त है जी। जी हाँ, तो वो अपनी जमीन पर और अपने पैरों पर काम करते हैं और कई बार उन्होंने मुखर होकर के अपनी बातें बैठक में रखी हैं। स्वाभाविक रूप से इन लोगों ने रखी हैं। अब दूसरा जो पक्ष आता है वो जो कांग्रेस से लाए हैं। कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो है जिन्होंने किसी प्रकार अपना स्थान बना लिया है और अपना, ठीक है कि पद अगर नहीं मिल रहा है तो वो बौद्धिक तरीके से संगठन से जुड़ गए हैं, जैसे सुरेश पचौरी है। दूसरे वो जैसे मान लीजिए माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तीसरे वो हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असंतुष्ट भी चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एडजस्टमेंट हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी के इस भाषण से कहीं ना कहीं वो जो असंतुष्ट किस्म के लोग चल रहे थे उन पर तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन खासतौर से ये जो कैडर है, खासतौर से तोमर जी का कैडर है, प्रहलाद पटेल का कैडर है, कैलाश विजयवर्गीय का कैडर है, ये लोग अपने ढंग से काम करने वालों में से हैं और ये कहीं ना कहीं अपना स्थान बनाने पर ज्यादा कुछ, इनका उद्देश्य कोई मोहन यादव का विरोध नहीं है। इनका उद्देश्य केवल अपने पैर को मजबूत करने का उद्देश्य है। वो उस लाइन पर चलते चलेंगे। कई बार ऐसे उदाहरण आते हैं, ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि अपना पैर मजबूत करने की इनकी कवायद में थोड़ा सा मुख्यमंत्री के ऊपर प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रभाव उमा भारती के समय भी पड़ा था, कैलाश विजयवर्गीय का। ऐसा प्रभाव शिवराज जी के समय भी पड़ा। ऐसा प्रभाव मोहन यादव जी पर भी पड़ेगा। हर दौर में होता है जी। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन आम कार्यकर्ता को जो मैसेज गया है अमित शाह जी के भाषण का, भाजपा के आम कार्यकर्ता को, वो कहीं ना कहीं उत्साह के साथ जुटेगा और उससे आधार पर जो पार्टी कुछ कार्यक्रम बनाएगी। इस समय बड़े जो अभियान चल रहे हैं, जहाँ कुछ में भाजपा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, कुछ में परोक्ष रूप से जुड़ी है। अब जैसे बस्ती बार जो हिंदू सम्मेलन होंगे उसमें भाजपा पर्दे के पीछे रहेगी, काम करेगी। तो स्वाभाविक रूप जो सकल हिंदू समाज के परिचय सम्मेलन, ये सब हिंदू सम्मेलन चलना है, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता उसमें उत्साह के साथ जुटेगा। अमित शाह के भाषण का संदेश मुझे तो ये लगता है जी। ब्रजेश जी, अभी कुछ दिलचस्प घटनाक्रम भी हुए, जैसे हमने देखे कि जो अमित शाह ने कहा है, राजा साहब कहकर सिंधिया को संबोधित किया और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम नहीं लिया। कि ग्वालियर चंबल में माना जा रहा है कि दोनों दिग्गजों की लड़ाई में बहुत कुछ पार्टी को खोना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। एक साथ वो साधने का प्रयास किया उन्होंने इस भाषण के माध्यम से, क्योंकि हमने देखा कि अध्यक्ष ने भी एक बड़ा काम किया था। अभी हाल के दिनों हमने देखा था भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की जो तलवारें खींची थी, दोनों को एक जाजम पर वो ले आए थे।
अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई खिलाफ बयानबाजी नहीं हो रही है। तो संगठन के माध्यम से भी संदेश है और सत्ता के माध्यम से भी संदेश, और उस पर मोहर अब दिल्ली ने लगा दी है। देखिए मनोज जी, दिल्ली किस तरह से मोहर लगा रही है, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जी। हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वहाँ बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक कर ली। उस पर आप देखिए नियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बुला के एक लाइन में समझा दिया। उसके पहले जो छत्री विधायक तो उन्होंने दावत की होटल उन्होंने में। दावा किया था। तो वो जो गुटबाजी जो चल रही है उस पर केंद्रीय आला कमान के, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त बने हुए हैं वो किसी पंकज चौधरी, हाँ पंकज चौधरी, वो ऐसा कर सकते थे? निश्चित तौर पर यदि यहाँ पे हमने देखा है चुप्पी साधी है गोविंद सिंह राजपूत ने और भूपेंद्र सिंह ने, तो क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के कहने पे साथ वो नहीं? मंत्री बैठने लगे भाजपा कार्यालय में। आप देखिए कि क्या प्रदेश अध्यक्ष के कहने पे ये सीधा सीधा ऊपर आला कमान का संदेश पहुंचा उन तक प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। एक काम कोशिश पहले बीडी शर्मा भी कर चुके थे। तो आप देखिए बीडी शर्मा के बारे में क्या भूपेंद्र सिंह के बयान थे। तो बीडी शर्मा को लेकर उन्होंने कहा था कि कौन बीडी, भाई वो तो जूनियर ही है, वो तो जूनियर एबीपी से आए हुए हैं। एबीपी से आए, मैं इतने समय से बीजेपी में हूं। तो जो और अब तो उनसे जूनियर नितिन नवीन आ गए। नितिन नवीन आ गए। तो पार्टी में जो आपने देखो बीडी शर्मा की जब नियुक्ति हुई थी तो यही अमित शाह थे जो एक लाइन में एक संदेश दे गए थे कि अध्यक्ष जूनियर हो सीनियर आपको सुनना पड़ेगी। इसके बाद हमने देखा है कि बीडी शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद सीनियर नेता गौरीशंकर शेजवार बाहर बैठे नजर आए थे। जिस तरह से चुनाव को लेकर जो विवाद हुआ था, चुनाव के मामले में प्रभुराम चौधरी का विरोध जो तो किया आप था। देखिए कि पार्टी इस पर पूरी तरह से नजर रखती है। और वही संदेश जो एक अमित शाह वहां देके गए हैं ग्वालियर, साफ साफ दे गए हैं वो कि गुटबाजी मत करिए, आप शीर्ष नेता हैं, आपका सम्मान है। किसी के सम्मान में कोई कटौती हुई क्या? कैलाश विजयवर्गीय के सम्मान में कोई कटौती हुई? प्रहलाद पटेल के सम्मान में, नरेंद्र सिंह तोमर के सम्मान में, सबको पूरा सम्मान दिया ना सीनियर नेताओं को। अब आप उसके बाद में गुटबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको एक संदेश देने की जरूरत पड़ती है। तो सीनियर नेताओं में अमित शाह जी संदेश दे गए, जो जूनियर थे उनको किसके माध्यम से उन्होंने सतर्क करा दिया या चेतावनी दिलवा दी? प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। और आप कह रहे हो, देखिए आप कि पहले भी एक कोशिश हुई है कि बीजेपी कार्यालय में मंत्री बैठें, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें, जिलों में जाएं, रात्रि विश्राम करें। हर बैठकों में हर समय शिवराज सिंह चौहान कहते रहे, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि तब शिवराज सिंह चौहान फ्री हैंड थे, केंद्र का कोई दखल नहीं था। किसको टिकट देना है, किसको क्या काम कराना है वो कहते थे। उन्होंने आईएएस को गांव में दौड़ा दिया, लेकिन मंत्री सीनियर थे, उनके समकक्ष थे, कुछ ने सुनी कुछ ने नहीं सुनी। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो कितने ही सीनियर हो वो सुनना पड़ रहा है। सुनना इसलिए पड़ रहा है कि ये कोई प्रदेश अध्यक्ष के नहीं है, पार्टी लाइन है पूरी तरह से। दिल्ली से संकेत है कि आपको बैठना है। प्रदेश अध्यक्ष तो सिर्फ एक माध्यम है, बता रहे हैं वो आपको कि भैया यहाँ बैठना है, आपको टिफिन लेकर जाना है, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करना है, आपको क्या करना है, आपको बयानबाजी नहीं करना है एक दूसरे से सार्वजनिक रूप से। तो आप देख लिए दोनों ने चुप्पी साध ली, दोनों ने के घर पे खाना खाया प्रदेश अध्यक्ष ने, उसी गाड़ी पर लेके आए, दोनों एक दूसरे के घर गए, तस्वीरें आई लेकिन किसी के शब्द नहीं आए। तो ये जब केंद्रीय आलाकमान इतना ताकतवर हो तो फिर ऐसे ही संकेत आते हैं। एक दौर में हम देखते थे कांग्रेस में आते हैं, अब कांग्रेस में आलाकमान उतना मजबूत नहीं है। तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता कि कर्नाटक का फैसला आलाकमान करेगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा आलाकमान कौन हो सकता है? जब ताकतवर नेतृत्व हो और उसमें जो ताकत हो कि वो किसको सीएम बनाएगा, किसको क्या बनाएगा। हालांकि ये सारी चीजें वो गणित देखकर होती हैं, पूरी राजनीति को देखकर होती हैं। निर्णय होता है कि भैया ओबीसी कहाँ रहेगा, किसको ब्राह्मण को कहाँ बनाना है, ये सब संतुलन साधने की देश की राजनीति के हिसाब से। कहीं देखिए आप वसुंधरा राजे सिंधिया कितनी तेज तर्रार नेता, आप देखिए शांति से उन्होंने किसी को कोई बयान दिया, कोई आज तक आवाज आई, 2 साल हो गए वहां भी। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से ब्रजमोहन अग्रवाल, मैं भी राजस्थान में था ब्रजेश जी, उसी दिन झालावाड़ के दौरे पर थे मुख्यमंत्री, तो बाकायदा वसुंधरा उनको हेलीपैड पर रिसीव करने गई, मंच तक उनके पीछे रही, जबकि वो ये हो सकता था कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल बड़ा कद है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए शिवराज जी के पहले के बोल और अब के बोल कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो ये पार्टी है, जब पार्टी ताकतवर होती है, आलाकमान ताकतवर होता है तो फिर वैसे ही दौड़ा जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, नौकरशाही पर लगाम किसकी रहती है? सरकार की रहती है। अब आप देखिए कि कहा जाता है, हमने तो पढ़ा है, शर्मा जी ने तो देखा होगा कि यदि अर्जुन सिंह चश्मे ऐसे करके देख लेते थे तो अधिकारियों की हालत खराब हो जाती थी। तो ये नेता के ऊपर रहता है। तो वही नेतृत्व आज है, सक्षम नेतृत्व है, जिसके नाम पर आप जीत रहे हैं। क्या केपी यादव उतने सक्षम थे जो जीत जाते? क्या सिंधिया हार जाते? लेकिन किसके नाम पर वोट मिल रहे हैं? बंटी साहू, मोदी, छिंदवाड़ा का उदाहरण है। हाँ, आप देखिए कमलनाथ जी। तो आप ये परिस्थितियां हैं जब आदमी जानता है, ये भले ही नेता कहे कि मैं 1 लाख से जीता, 2 लाख से जीता, यदि 5,000 से जीतने की क्षमता नहीं थी, वो लाखों से जीत रहा था, किसके नाम पर जीत रहा? जब देश पूरा मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं ना,
किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं दे रहा, पार्टी के नाम पर, मोदी के नाम पर दे रहा है। आज मोदी का चेहरा हटा दीजिए, कईयों की जमानत जब्त हो जाएगी जो लाखों से जीत रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, जब नेतृत्व तो सक्षम, उसके नाम पर आप जीतते आ रहा है, उसके नाम पर काम कर रहा है, जनता उनको पसंद कर रही है। जिस दिन नापसंद करेगी तब आप देखना भाई आवाजें उठने लगेंगी। तो आज आवाज कोई नहीं उठा सकता, और जो थोड़ी बहुत भी अंदरूनी तरीके से, और इतनी बड़ी पार्टी है तो थोड़े बहुत स्वर तो उठते ही है निश्चित तौर पर, तो वो स्वर इस तरीके से शांत कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी, तस्वीरों से बीजेपी एक अपना संदेश समय समय पे देती रहती है। पिछले दिनों कार्यकारी अध्यक्ष की ताजपोशी होती, हम देखते हैं कि जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और अमित शाह, जो देश में नंबर 2 पे पावरफुल माने जाते हैं, वो उनको कुर्सी बिठाते हैं, दोनों अगल बगल में खड़े रहते हैं, पूछकर बैठते हैं। ये संदेश साफ है। इसके बावजूद जो मध्य प्रदेश के नेता अगर जो सिंधिया के साथ आए उनको छोड़ दिया जाए, तो जो तमाम सारे नेता दशकों से बीजेपी का हिस्सा, बीजेपी को समझते हैं, बावजूद उनको बार बार ये मैसेज क्यों देना पड़ता है आला कमान को? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ एक बात समझ लीजिए, भाजपा हो या चूंकि उनका संगठन संघ हो, हमेशा उनके 2 संदेश अंदरूनी बैठकों में बहुत स्पष्ट रहते हैं कि काम को आगे रखना है और खुद को पीछे रखना है। बिल्कुल। संगठन को आगे रखना है और खुद को पीछे रखना है। ये उनकी व्यक्तिगत बैठकों में ये हमेशा ये संदेश दिए जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये जो इस तरह की घटनाएं होती है जो दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इस संदेश को दोहराने के लिए दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है उसके मन में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण काम और संगठन दोनों चीज पीछे ना हो जाएं, इसलिए समय समय पर ऐसी बातें दिखाई दी जाती हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य है, ऐसी बात आते हैं। और ये आप उदाहरण देख लीजिए, ऐसे उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे शिवराज अगर मुख्यमंत्री बने तो बाबूलाल गौर, जो कि उनसे बहुत सीनियर रहे और उन्होंने काम लिया है, दरियां बिछवाई थी शिवराज से, लेकिन बाबूलाल गौर उनके अंडर में मुख्यमंत्री रहे। और कैलाश जोशी को देख लीजिए, मुख्यमंत्री रहे, जब बने शैलेजा जी तो वो उनके अंडर में मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस को पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर उप मुख्यमंत्री रहे। तो कुल मिलाकर के इस संगठन में ये मैसेज ऊपर नीचे का बराबर दिया ही जाता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, महामंत्री के रूप में या उनके अंडर के रूप में। तो मैं समझता हूँ, और जिन दोनों मोदी जी का उन्होंने प्रचार विभाग का घोषित कर दिया था, तो उन्होंने शुरू में उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित नहीं किया था, लेकिन पार्टी की अंदरूनी बैठकों में कहीं ना कहीं जो सुपीरियर स्थान था वो नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने देना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बैठकों की अध्यक्षता ली थी। तो कुछ बैठकें ऐसी रही है उस समय कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जिनको आज हम मार्गदर्शक मंडल में कहते हैं, वो सामने बैठे दिखे। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा समय समय पर ये संदेश देती है कि संगठन ऊपर है और सिद्धांत ऊपर है, व्यक्ति पीछे है। जी ब्रजेश जी, मान लिया जाए कि संदेश कम से कम अगले उस तक तो शांतिपूर्वक रहेगा, ये संदेश साफ और स्पष्ट है, और उसकी ध्वनि बहुत देर तक, बहुत दिनों तक सुनाई देगी। देखिए मनोज जी, समय समय पर ऐसे संदेश देती रहते ये पार्टी। आप देखिए कि यदि ये संदेश कमजोर पड़ेगा बीच बीच में, कई बार अहम आ जाता है आदमी आड़े। जैसे हम देखते हैं जो क्षेत्रीय छत्रा पे, उनको लगता है कि हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। जो मानव स्वभाव है ना वो एक तरह का, तो स्वभाव के कारण जब इस तरह की परिस्थितियां फिर निर्मित होंगी तो आप देखिए फिर संदेश दिया जाएगा। कोई ये पहली बार संदेश नहीं है, इससे पहले भी संदेश दिए गए हैं, लेकिन वो संदेश का असर रहता है। जैसे आप डोज देते हो किसी को, तो वो डोज का असर रहता है ना एक समय समय तक, और फिर संदेश फिर बीमारी आ जाती है, एक तो सीमा रेखा वायरल है ना, आ गया तो फिर डोज दी दीजिए। एक सीमा रेखा है, उसके पार जैसे आप जाओगे तो सीटी की आवाज आपको सुनाई देगी, और अगर आपने नहीं सुनी तो फिर अर्थदंड तो लगना ही है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो मोहन पर मोहित शाह, और पहली बार नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनकी अपनी पसंद पर उनको मोहर लगाई थी, और अब जो अटकलें चल रही थी उसको अमित शाह पूरी तरह से विराम दे गए हैं। अब बीजेपी के जितने आला नेता हैं जो जिन पर गुटबाजी के परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आरोप लगते रहे, उनके लिए संदेश साफ है। अब वो इस संदेश को कितना समझते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।